Hello dear students, today I am going to explain class 8 geography chapter 2 in Hindi before you, and the title of the chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So चलिए इसको मैं आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। आपके चैप्टर के बिगिनिंग में माम्बा और पीटर की स्टोरी दे रखी है, जिसमें इन दोनों के लाइव्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया है। माम्बा जो है तंजानिया के एक गांव में रहती है। वो कुएं से पानी भर के लाती है डेली। उसको काफ़ी लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, काफ़ी दूर उसको पैदल चलना पड़ता है। और वो अपनी मम्मी की भी मदद करती है घर का काम करने में। और उसके बाद वो अपनी जो घर में इनके गोट्स हैं उसका भी ख्याल रखती है अपने भाइयों के साथ मिलकर। इनके घर के पास एक रॉकी सी ज़मीन है, पथरीली सी ज़मीन है, जिस पे इसके फादर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी मेज़ और बीन्स जो है वो इस पे कम ही उगा पाते हैं। मतलब इनके सर्वाइवल का जो ज़रिया है वो बिल्कुल ही एक रूरल टाइप है। दूसरा जो है पीटर के बारे में बताया गया है। पीटर न्यूजीलैंड के एक ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पे ये शिप जो भेड़ पालन है वो उसका काम करते हैं। इनकी अपनी एक वूल को प्रोसेस करने की फैक्ट्री भी है, ऊन को प्रोसेस करने की फैक्ट्री। और जब ये स्कूल से आता है ये देखता है कि इसके जो चाचा हैं वो भेड़ों का ख्याल रख रहे होते हैं। और इनका जो भेड़ों का जो शिप यार्ड है, जो भेड़ों के रहने की जो जगह है, वो एक घास वाले प्लेन में लोकेटेड है। और वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे पहाड़ियाँ भी हैं जो एक अच्छा नेचुरल सीनरी का सीन क्रिएट करता है। और ये जो लोग हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं अपना जो काम है उसको मैनेज करने के लिए। ये वेजिटेबल्स भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इस्तेमाल करते हुए। ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ करते हो, जो बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग होती है। तो ये वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पीटर और माम्बा जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट टाइप की ज़िंदगी जो है जी रहे हैं। तो उनकी डिफरेंट टाइप की ज़िंदगी किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप की लैंड है, डिफरेंट टाइप की सोयल है, वाटर की अवेलेबिलिटी अलग है, वहाँ के जो नेचुरल वेजिटेशन है वो अलग है, एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग पाए जाते हैं इन दोनों एरियाज़ में। टेक्नोलॉजी एक जगह पे पूरी यूज़ कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कम कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है उनका जीवन बिल्कुल अलग अलग हम देख सकते हैं। हर जगह पे जो रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग क्वालिटी और क्वांटिटी में पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लैंड की, जिसका मतलब होता है ज़मीन। ये जो लैंड है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है और टोटल सरफेस का 30% एरिया जो है वो लैंड है। और इसके इस 30% के भी सारी जगहें जो हैं वो हैबिटेबल नहीं है, मतलब वहाँ पे लोग नहीं रहते। ये जो पॉपुलेशन है वो सभी जगहों पे समान रूप से अवेलेबल नहीं है। कहीं पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे बिल्कुल कम पॉपुलेशन है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की वहाँ पे लैंड है, डिफरेंट क्लाइमेट है। अगर बिल्कुल ही रग्ड टोपोग्राफी है, कटी फटी ज़मीन है, तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। बिल्कुल स्टीप स्लोप्स हैं। स्टीप स्लोप का मतलब होता है बिल्कुल खड़ी वाली ढलान, ऐसे पहाड़ी की बिल्कुल खड़ी ढलान। तो आप यहाँ अपना घर नहीं बना सकते, तो यहाँ पे भी लोग कम सेटल होते हैं। और जो बिल्कुल लो लाइंग एरिया है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे भी लोग अपने घर बनाना पसंद नहीं करेंगे। डेजर्ट में भी ये लोग नहीं रह सकते। और जहाँ कहीं पे भी बहुत ज़्यादा जंगल हैं वहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग्स रहना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से इन एरियाज़ में पॉपुलेशन बिल्कुल कम पाई जाती है। स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं ये। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब है बिल्कुल कम पॉपुलेशन वहाँ पे होती है या बिल्कुल ही नहीं होती, ये अनइनहेबिटेड होते हैं। लेकिन जो प्लेन्स और रिवर वैलीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो प्लेन और रिवर वैलीज़ हैं ये बिल्कुल फर्टाइल एरियाज़ होते हैं और इन एरियाज़ में आसानी से लोग सेटल हो जाते हैं और एक प्रॉस्परस लाइफ वो जी सकते हैं, समृद्ध लाइफ वो जी सकते हैं। लैंड यूज़ क्या होता है? लैंड यूज़ इज़, जब आप लैंड को किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री के लिए है, चाहे वो
माइनिंग के लिए है, चाहे वो खेती बाड़ी के लिए है, चाहे वो घर बनाने के लिए है, चाहे इंडस्ट्री बनाने के लिए है। तो इस तरीके से जब आप लैंड को यूज़ करते हैं उसको हम लैंड यूज़ कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो माम्बा और पीटर हैं उनकी जो फैमिलीज जो जीवन जी रही हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो लैंड को किस तरीके से कोई यूज़ करेगा ये को क्या निर्धारित करता है, ये निर्धारित किया जाता है कैसी वहाँ की टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब वहाँ पे क्या माउंटेन्स हैं, क्या डेजर्ट है या प्लेन्स हैं। तो जैसी भी टोपोग्राफी होगी उसी के हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे प्लेन्स है तो हम एग्रीकल्चर उसमें ग्रो कर सकते हैं, डेजर्ट में तो नहीं कर सकते। अगर वहाँ पे माउंटेन्स हैं तो हम वहाँ पे कुछ बाग वगैरह बना सकते हैं। तो उस जिस टाइप की भी टोपोग्राफी है हम उसके हिसाब से ही उसको यूज़ करते हैं। कैसी सोयल है, सोयल देख के भी हम लैंड यूज़ को निर्धारित करते हैं। अगर मिनरल्स अवेलेबल हैं, कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पानी कितना मौजूद है वहाँ पे, वो भी इस बात को निर्धारित करता है कि इस ज़मीन को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। और वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है वो भी लैंड यूज़ को प्रभावित करती है। टेक्नोलॉजी भी पॉपुलेशन कैसे प्रभावित करेगी। सपोज कि सारे लोग यहाँ के बिल्कुल एजुकेटेड हैं तो वो सोयल को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के। कम्प्लीटली अनपढ़ हैं वो थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर ही कर सकते हैं, उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उसी ज़मीन को और भी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पे किस क्वालिटी के हैं वो भी निर्धारित करता है कि इस ज़मीन को आप किस चीज़ के लिए प्रयोग में लाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि अगर हम लैंड को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करें कि उसका ओनर कौन है इस बेसिस पे, तो हम लैंड को दो टाइप की पाएंगे। पहले टाइप की लैंड है प्राइवेट लैंड। ये प्राइवेट लैंड जो होती है इसका मालिक कोई अकेला इंसान होता है या कोई एक फैमिली होती है। दूसरी टाइप की लैंड को कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। कम्युनिटी लैंड में इसका पूरी कम्युनिटी, जैसे एक गांव के पूरे लोग, एक शहर के सारे लोग उस लैंड के मालिक होते हैं। दे कैन यूज़ दिस लैंड। तो वो इस लैंड को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो फोडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। फोडर होता है चारा, फ्रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सारे लोग यहाँ से फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, और कोई हर्ब्स हैं तो वो उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिटी लैंड है इसका दूसरा नाम है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। अब अगर आज का हम करंट सिनेरियो देखते हैं तो डिमांड जो है वो लैंड की बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन लैंड डिक्रीज होती जा रही है। कैसे? जैसे किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है, उसके 2 लड़के हैं, तो फिर वो बाद में दोनों के 5-5 एकड़ आ जाएगी। इन दोनों भाइयों के भी अगर 2-2 बच्चे हैं तो फिर वो 2.5 आ जाएगी। तो इस तरीके से लैंड जो है डे बाय डे इसकी कमी होती हुई हम देख सकते हैं। और जो ज़मीन की जो क्वालिटी है वो भी हर जगह पे अलग अलग होती है। कहीं पे ऐसे रॉकी सरफेस मिल सकता है आपको जिस पे आप क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते, कहीं पे ऐसे फर्टाइल वाली लैंड मिल सकती है, वहाँ पे आप क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एनक्रोचमेंट होता है कि कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कम्युनिटी लैंड है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो इलीगली, उसको बोलते हैं हम इंक्रोचमेंट। तो जो लोग जो हैं वो अपने कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, कोई भी जैसे बिल्डिंग्स वगैरह उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर ली या कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा ली। और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी जो है लोग बनाते रहते हैं। और रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए जो है ये कम्युनिटी लैंड को आप यूज़ कर लेते हैं। सो आजकल अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो है लैंड यूज़ जो है उसका पैटर्न है काफ़ी चेंज होता जा रहा है। जैसे पुराने ज़मानों में हम सिर्फ एग्रीकल्चर ग्रो करते थे, लेकिन आजकल उसी सेम हमारे खेतों में कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री भी लगा सकता है। कहीं पे गवर्नमेंट ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स घोषित कर दिए हैं, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री वगैरह लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं।
तो जो हम ज़मीन को यूज़ करने का जो पैटर्न था वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी और कल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। और ऐसी ही एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दैट इज़ अंडर थ्रेट, उसको बहुत ही ज़्यादा खतरा है। किस चीज़ से खतरा है? लैंड डिग्रेडेशन का खतरा है कि जो हमारी ज़मीन है वो उसकी क्वालिटी डिप्लीट हो सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, जैसे ज़मीन का कोई हिस्सा नीचे धंस जाना, या पहाड़ी है जैसे पहाड़ी में से बड़ा सा लैंड का पीस निकल के रोड पे गिर जाना, इस टाइप की चीज़ को लैंडस्लाइड कहते हैं। सॉइल इरोजन का भी खतरा है, ज़मीन जो है पानी के साथ बह जाती है ऊपरी परत, फिर वो उपजाऊ नहीं रहती, तो इसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन का भी खतरा है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है जो डेजर्ट हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनका एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम ह्यूमंस इस बात का ख्याल नहीं रखते कि एनवायरनमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो कैसे लैंड रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, इनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए? तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारी इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है उसने फॉरेस्ट कवर को बिल्कुल कम कर दिया है, क्योंकि हम ट्रीज़ को काटते जा रहे हैं, और अब धीरे धीरे एरेबल जो लैंड है, जो एग्रीकल्चर के योग्य जो ज़मीन है वो भी कम होती जा रही है। और इस वजह से बिल्कुल एक लोगों के दिल में ये डर जो है एक घर कर गया है कि हम धीरे धीरे अपना जो लैंड रिसोर्सेज है उसको हम खो देंगे। जो ये ज़मीन जो लैंड का डिग्रेडेशन की जो स्पीड है हमें उसको कम करना होगा, और उसके लिए हम काफ़ी सारे ट्रीज़ उगा सकते हैं। उसके लिए हम लैंड रेक्लेमेशन कर सकते हैं। लैंड रेक्लेमेशन होता है जैसे कई जगहों पे बिल्कुल यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, लो लाइंग एरियाज़ हैं, पास में जैसे कोई हिल्स वगैरह हैं, उनको आप अगर ब्रेक करके उस सोयल को इसमें भर दें तो दोनों एक इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। इसको लैंड रेक्लेमेशन कहते हैं कि यू आर इंक्रीजिंग द लैंड which was earlier not available for use but now you have made it usable. We can control the use of pesticides and fertilizers कि जितने भी खाद वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्रॉप्स उगाने के लिए उसको भी हम थोड़ा कम करेंगे, तो उससे हमारी लैंड जो है सुरक्षित रहेगी। और हम ग्रेजिंग को भी कंट्रोल, जैसे हम पशुओं को चरने के लिए ज़मीन पे छोड़ देते हैं तो उसको भी हम कंट्रोल कर लें तो हम अपनी लैंड को प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि जब सारा घास पशु वहाँ से खा जाते हैं तो वो ज़मीन जो है बिल्कुल ओपन हो जाती है। जब आंधी आएगी या बारिश आएगी तो उसकी जो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो पानी के साथ और हवा के साथ बह जाएगी। तो इस वजह से हमें ग्रेजिंग को भी कंट्रोल करना चाहिए। लैंडस्लाइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लैंडस्लाइड्स होती हैं कि कोई भी ज़मीन का बड़ा सा हिस्सा, जैसे हिल्स, ज़्यादातर ये हिल्स ही के अंदर होता है, हिली एरियाज़ के अंदर, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूसली रेन हुई, वो पानी इसके अंदर जाता गया कहीं पे, और वो इस कदर पानी इसमें बैठ गया कि इसका एक पूरा पोर्शन ना लूज़ हो गया, क्योंकि अंदर यहाँ पे पोर्स बने थे, वो पानी यहाँ तक परकोलेट कर गया। अब ये बाकी पहाड़ी से इतना हिस्सा अलग है पर ये दिख रहा है कि जुड़ी हुई है। मान लो कभी भी इधर से कोई व्हीकल जा रहा है, हैवी व्हीकल, इसमें थोड़ी सी हिली और ये निकल के गिर जाएगी व्हीकल्स के ऊपर, काफ़ी लॉस होता है प्रॉपर्टी का, तो इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। ये व्हीकल के चलने से भी इसको ये हिल के गिर सकती है, कोई ब्लास्ट वगैरह हो जाए उससे भी गिर सकती है, अर्थक्वेक आ जाए उससे भी ये लैंडस्लाइड हो सकती है, वोल्केनो पास में इरप्ट हो जाए उसके वाइब्रेशन से भी ये लैंडस्लाइड हो सकती है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को। अब आपकी बुक में एक ये केस स्टडी दे रखा है कि एक पंगी नाम का विलेज है, ये रैकोंग पीओ किन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो किन्नूर डिस्ट्रिक्ट है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर है। तो यहाँ पे एक बार जो है लैंडस्लाइड हुई थी जिसमें 200 मीटर का जो ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है वो डैमेज हुआ था। ये नेशनल हाईवे 22 के ऊपर है।
सो ये लैंडस्लाइड क्यों हुई थी? क्योंकि वहाँ पे कोई तेज ब्लास्ट हुआ था, उस वजह से वाइब्रेशंस हुए और वहाँ पे फिर जो है लैंडस्लाइड हो गई, जिसकी वजह से पूरा पंगी विलेज जो है खाली करवाना पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा लॉस जो है प्रॉपर्टी का हुआ था। मिटिगेशन मैकेनिज्म, इसमें ये बताया गया कि किस तरीके से हम ऐसा कोई मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं जिससे ये थ्रेट कम हो सके लैंडस्लाइड्स वगैरह का। तो ऐसे जो हम मेजर करते हैं उसको मिटिगेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे हम हज़ार्ड मैपिंग कर सकते हैं। हज़ार्ड मैपिंग होता है रिस्क मैपिंग, खतरा माप सकते हैं। ऐसे भी मशीनें आती हैं, हमें पहले पता चल जाए कि यहाँ पे कितना खतरा है, तो हम लोगों को ये बता सकते हैं कि यहाँ पे भविष्य में लैंडस्लाइड का डेंजर है, आप यहाँ पे अपने घर ना बनाएं। तो अपना जो गांव या शहर बसाना है काफ़ी दूर इससे एरिया से आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये खतरा टाल सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा है ये कह रहे हैं कि रिटेंशन वॉल बना सकते हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ लैंडस्लाइड हो सकती है तो पहले ही वहाँ पे वॉल बना दो, ताकि अगर लैंडस्लाइड हो तो वो इधर ही रुक जाए, लोगों के ऊपर ना गिरे। तीसरा है आप वेजिटेशन कवर भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्लांट्स जो हैं अर्थ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आगे है सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल करके भी हम लैंडस्लाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब पानी का जो बहाव है उसको हम कंट्रोल कर लें तो भी हम जो है इसको लैंडस्लाइड होने से बचा सकते हैं। चलिए सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल क्या होती है? सॉइल होती है जो सब पतली सी लेयर जो धरती के सरफेस के ऊपर है उसको हम सॉइल बोलते हैं, और ये धरती से बिल्कुल लैंड से क्लोजली लिंक्ड है, नज़दीकी से जुड़ी हुई है। किस टाइप की वहाँ पे लैंड फॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट हैं, तो वो ये निर्धारित करेगा कि किस टाइप की वहाँ पे सॉइल होगी। सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, इसमें वेदर्ड रॉक भी होती है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सॉइल बनती है वो वेदरिंग की प्रोसेस से बनती है। वेदरिंग होता है किसी भी रॉक का टूटना फूटना। कोई जब रॉक जो है क्रैक हो जाती है, टूट फूट जाती है या क्लाइमेटिक रीजन से या किसी भी रीजन से, तो उसको वेदरिंग कहते हैं। तो मान लो एक रॉक यहाँ पे पड़ी हुई है, वो वेदर हो गई, टूट फूट गई, जब यहाँ पे ये रॉक की फॉर्म में है इसको बेड रॉक बोलते हैं, और ये जो दिखा रखा है ये सारा इसको बोलते हैं सोयल प्रोफाइल। सोयल प्रोफाइल इसमें बताया जाता है कि सोयल कैसे बनती है। फर्स्ट फेज में वो बेड रॉक पड़ी है यहाँ पे, फिर उसके बड़े बड़े पीसेस में वो टूट गई है वेदरिंग होके। इस वाले एरिया को सबस्ट्रेटम बोलते हैं। इसके ऊपर थोड़े फाइनर पार्टिकल आ जाते हैं, छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, इसको सब सोयल बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर जो है ये सोयल अपर लेयर, जिसमें ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसमें मॉइस्चर भी होता है। इसके ऊपर हम प्लांट्स वगैरह ग्रो कर सकते हैं। सोयल फॉर्मेशन को कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं? एक फैक्टर है आपका पेरेंट रॉक, कि जिस टाइप की रॉक होगी वहाँ पे वही टूट के सोयल बनती है, तो उस वैसी ही टाइप की सोयल बनेगी। दूसरे है क्लाइमेट कैसा है, अगर वहाँ पे बिल्कुल ही हीट है तो डिफरेंट टाइप की सोयल बनेगी, अगर वहाँ पे बिल्कुल अच्छा वेदर है तो एक दूसरी टाइप की वहाँ पे सोयल फॉर्मेशन होगी। टोपोग्राफी की वहाँ पे रिलीफ कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, कि माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, तो वो भी निर्धारित करती है कि कैसी सोयल बनेगी। क्योंकि अगर मान लो माउंटेन है, यहाँ पे एक रॉक है, वो वेदर होगी, टूट गई, तो टूट के वो यहाँ थोड़ी पड़ी रहेगी, वो तो नीचे चली आएगी, तो कैसी सोयल बनेगी। तो इसलिए टोपोग्राफी भी प्रभावित करती है कि कैसी सोयल वहाँ पे बनेगी। आगे है टाइम। टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कोई रॉक तो थी, वो टुकड़ों में टूट गई, पर कितने साल तक वहाँ पड़ी रही। जितनी ज़्यादा वहाँ पे पड़ी रहेगी उतनी ही फाइन क्वालिटी वहाँ पे सोयल क्रिएट होगी। तो इसलिए टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। सॉयल डिग्रेडेशन को डिस्कस करते हैं। मतलब सॉयल की क्वालिटी जो है बिल्कुल ख़राब हो जाना, उसे बोलते हैं सॉयल डिग्रेडेशन, और इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सॉयल इरोजन
होता जा रहा है, सॉइल की क्वालिटी बिल्कुल रिड्यूस होती जा रही है। ये दोनों बहुत ही मेजर थ्रेट्स हैं आज के एनवायरनमेंट में। इसके कारण क्या है? पेड़ों का काटना, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग करवाना एनिमल से, और बहुत ज़्यादा केमिकल्स को प्रयोग करना खेतीबाड़ी के लिए। ज़्यादा रेन के साथ जो है ज़मीन लैंड बिल्कुल वॉश हो जाती है, वो भी इसका एक कारण है इसकी क्वालिटी रिड्यूस होने का। लैंडस्लाइड्स की वजह से भी इसकी क्वालिटी ख़राब होती है, फ्लड्स की वजह से भी इसकी क्वालिटी रिड्यूस होती है। और इसको फिर सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? पहला मेथड है मल्चिंग। मल्चिंग is described like there is one piece of land, it is open to sunlight every day, so it gets dry, and after getting dry cracks will develop, and then it will fly with the wind, or it will flow with rainwater. So in mulching on any area which is lying open like this, we put some dry fodder, इस पे हम कुछ चारा डाल देते हैं। मल्चिंग के अंदर जो है, जैसे इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगी, बीच में थोड़ा इंग्लिश में चली गई थी। जैसे कोई भी ज़मीन पड़ी है, यहाँ पे सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो बिल्कुल सूख जाएगी, सूख के इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए हम यहाँ पे सूखा चारा डाल देते हैं ज़मीन के ऊपर। ज़मीन है, चारा डाल दिया बस। तो इसमें इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो इसका इधर ही बना रहेगा, वो सनलाइट की वजह से यहाँ से निकल के नहीं जाएगा। तो इसका मॉइस्चर हम बचा के रख सकते हैं, इससे सॉइल की क्वालिटी बनी रहेगी। आगे है कंटूर बैरियर्स। ये कंटूर बैरियर्स हम बना सकते हैं, ये स्टोन के भी बना सकते हैं। बैरियर का मतलब आपने एक बांध सा लगा दिया, घास भी डाल सकते हैं वहाँ पे, हम मिट्टी भी डाल सकते हैं। तो ये डाल के हम एक बैरियर बना देते हैं वहाँ पे कंटूर्स के पास। जैसे स्लोप है, उस स्लोप पे यहाँ पे हम बैरियर्स लगा देते हैं, ताकि जब बारिश होगी तब वो पानी का जो स्पीड है वो कंट्रोल में रहेगी, और इस तरीके से फिर सारी मिट्टी जो उसके साथ बह के नहीं जाएगी, और हमारी सॉइल जो है प्रिजर्व हो जाएगी। इसके नीचे भी खाइयाँ वगैरह भी बना देते हैं, ताकि वो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाए। उसके साथ ही अगर कुछ मिट्टी बह के आई है तो वो भी इसमें इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर सॉइल की क्वालिटी को हम प्रिजर्व रख सकते हैं। आगे है रॉक डैम। एक रॉक डैम भी क्रिएट कर सकते हैं सॉइल को प्रिजर्व करने के लिए। काफ़ी सारी रॉक्स जो है एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, उससे पानी की स्पीड कम हो जाती है, वहाँ से जो पानी बह रहा होता है, और उसकी वजह से फिर गलीज नहीं बनती। गलीज होती हैं जब पानी बहता बहता काफ़ी निशान से बना देता है, नदी जैसे निशान तुमने देखे होंगे बारिश के टाइम पे, तो ऐसे निशानों को हम गलीज बोलते हैं। तो अगर वहाँ पे हमने रॉक्स डाल दी तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, और ऐसी गलीज नहीं बन पाएंगी, और उस वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगा। आगे है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग की वजह से जो है अपनी मिट्टी जो है पानी के साथ बह के नहीं जाती, जैसे हिली एरियाज़ में होता है। अदरवाइज हिल की स्लोप ऐसे है, तो बारिश होगी तो सारी मिट्टी बह के ऐसे चली जाएगी, पर ऐसे हिली रीजन्स में ऐसे टेरेस लाइक बना देते हैं वो, इस पे फिर वो क्रॉप्स उगाते हैं। तो इससे पानी सीधा फ्लो करके नहीं जाता, और फिर इस तरीके से मिट्टी भी नहीं बहेगी पानी के साथ, और सॉइल इरोजन नहीं होगा। इंटरक्रॉपिंग भी एक मेथड है सॉइल प्रिजर्व करने का। इंटरक्रॉपिंग में जैसे एक ही खेत में एक लाइन में गेहूं उगा दी, दूसरी में कॉटन, फिर गेहूं, फिर कॉटन, फिर गेहूं, फिर कॉटन, ऐसे ऑल्टरनेट रोज में अलग अलग क्रॉप्स उगा देते हैं। इसे इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। इसकी वजह से भी सॉइल जो है प्रिजर्व होती है, क्योंकि जब आपने मान लो वीट को हार्वेस्ट कर लिया, तो तब वहाँ पे कॉटन के प्लांट्स खेत में होंगे, जो उसको आपकी जो लैंड है उसको प्रिजर्व करने में हेल्प करेंगे। आगे है कंटूर प्लोइंग। ये भी एक मेथड है आपकी सॉइल को प्रिजर्व करने का। कंटूर प्लोइंग में जैसे एक पहाड़ी है, ये आपकी जैसे पहाड़ी है मान लो, तो इस पहाड़ी पे आप ऐसे हल चलाओगे इस साइड से, ऐसे, ठीक है, ऐसे हल चलाया, ऐसे सीधा नहीं चलाएंगे। जैसे यहाँ से स्लोप और सीधा हल चलाएंगे तो सारा जो है ऑलरेडी आप निशान बना देंगे, और जब रेन होगी तो सारी मिट्टी उसी में से बह के चली जाएगी। तो इसलिए हिल स्लोप्स पे उसके ये जो कंटूर है ऊपर वाला किनारा है, इसके पैरेलल आप हल चलाएंगे,
फ्लो करेंगे। तो जब बारिश होगी वो पानी में ऐसे रुकावट आएगी बीच बीच में और मिट्टी बह के उसके साथ नहीं जाएगी। आगे है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट भी एक मेथड है सॉइल को प्रिजर्व करने का। जो कोस्टल एरियाज हैं समुद्र के आसपास वाले और ड्राई रीजन्स हैं जैसे डेजर्ट वगैरह, वहाँ पे ट्रीज़ को उगा देते हैं लाइन बना के, लाइंस में। तो जब आंधी वगैरह आती है उसके साथ पूरी मिट्टी बह के जाती नहीं, ये ट्रीज जो है मिट्टी को वहीं गिरा देते हैं। तो ऐसे उससे सॉइल को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। आगे आपके इसमें एक्टिविटी दे रखी कैसे जो है ट्रीज हेल्प करते हैं सॉइल को प्रिजर्व करने में। इसमें बता रखा कि आप 2 ट्रे लोगे बराबर की, उनमें छेद कर दोगे, छेद कर दिए, फिर उस पर आप रेत डाल दोगे, दोनों में रेत डाल के एक में आपने गेहूं उगा दी, इसमें गेहूं उगा दी, ये खाली छोड़ दिया। फिर दोनों में पानी डाल दोगे 4-4 डब्बे। तो आप देखोगे कि ये वाली जो ट्रे है जिसमें कोई भी प्लांट नहीं उगे, उसका जो सारा सैंड है वो छेदों से होता हुआ नीचे बह जाएगा। पर जहाँ पे आपने वीट उगा रखी है उसकी सारी सैंड नहीं बहेगी। इसका मतलब ये है कि प्लांट्स जो हैं हमारी सॉइल को प्रिजर्व करते हैं, वो पानी के साथ बह के जाने नहीं देते। चलिए पानी के बारे में ही बात कर लेते हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में। वाटर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। जो 1/3 ऑफ सरफेस है, मतलब 70% जो अर्थ का सरफेस है वो वाटर है, और इसी वजह से धरती को हम वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। सबसे पहले ऐसा माना जाता है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो सबसे पहला जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो पानी के ही अंदर हुई थी, एक्वेटिक लाइफ में। ओशियन वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, इसलिए वो उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। जो हम कंज्यूम कर सकते हैं उसकी टोटल परसेंटेज है ओनली 2.7%, और इसमें से 2.7% में से भी मोस्टली जो है आइस शीट्स के रूप में पहाड़ों के भी बिल्कुल ऊंचाई पे है या ग्लेशियर्स में है। ग्लेशियर होते हैं मूविंग आइस, और हम कह सकते हैं रिवर्स ऑफ आइस। तो जो पहाड़ों के ऊपर ये ग्लेशियर्स हैं या आइस कैप्स हैं, उनके पास तो हम जाके वहाँ से पानी लेके नहीं आ सकते कंजम्पशन के लिए, इसलिए ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है नदियों में, या अंडरग्राउंड है, या वाटर वेपर के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सिर्फ 1% वाटर है, मतलब जो फ्रेश वाटर है वो बिल्कुल ही कम है, इसलिए ये बहुत प्रीशियस हो जाता है। हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। पानी जो है उसको ना हम कम कर सकते हैं ना उसको ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी क्वांटिटी मात्रा हमेशा सेम ही रहती है। लेकिन कई बार ऐसे लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा है, कई बार कम है। ये सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है पानी की। हो सकता है हमारे यहाँ कमी है पर किसी दूसरी जगह पे पानी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और ये जो पानी है जितना भी ये एक वाटर साइकिल के तहत मूव करता रहता है। जैसे अर्थ के सरफेस पे है, फिर यहाँ से ओशियंस में गया, वहाँ से इवेपोरेट होके स्पेस में चला गया, क्लाउड्स बन गए, क्लाउड्स फिर से बारिश बन के पानी ज़मीन पे वापस आ गया। तो ये जो वाटर की मूवमेंट है इधर ग्राउंड से होते हुए ऊपर, फिर वापस रेन के रूप में नीचे, तो इसको वाटर साइकिल हम कहते हैं। आगे देखते हैं पानी को कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। कोई भी बता देगा, पीने के लिए करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, सिंचाई के लिए करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसका कारण है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल डिमांड बढ़ती जा रही है फूड की और क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए पानी चाहिए ज़्यादा मात्रा में, तो इस वजह से पानी की कमी होती जा रही है। दूसरा रीज़न है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। जब बहुत ज़्यादा शहर बढ़ते जा रहे हैं, लोग शहरों में रहने लगे हैं, तो उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो रेज हो गया है। और उसके तहत अब जैसे कार रखते हैं लोग, उस कार को वॉश करेंगे पाइप से तो इतना ज़्यादा पानी वेस्ट कर देते हैं। या पहले बकेट में पानी डाल के नहा लेते थे, लेकिन अब शावर के नीचे नहाएंगे
तो काफ़ी सारा पानी जो है वो उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से शहरीकरण की वजह से भी पानी की ज़्यादा दिक्कत बढ़ने लगी है। अब इसमें प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी में ये बताया गया आपकी बुक में कि इंडिया में नहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर अफ्रीका में देखो, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में देखो, साउथ एशिया में, वेस्टर्न यूएसए में देखो, वेस्ट मैक्सिको में देखो, और साउथ अमेरिका के भी कुछ हिस्से हैं वहाँ पे पानी की कमी है, और ऑस्ट्रेलिया तो पूरे ही ऑस्ट्रेलिया में पानी की कमी है। तो यहाँ पे हर जगह पानी की कमी महसूस की जा रही है। तो पानी के जैसे हमने बात की कि स्कैर्सिटी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है। एक तो कई बार जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है उसी में वही कम ज़्यादा हो जाता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वार्षिक, ईयरली रेन को बोलेंगे एनुअल प्रेसिपिटेशन। सो कई बार ये कम ज़्यादा हो जाती है तो उस वजह से पानी की कमी भी हो जाती है। हम पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उस वजह से पानी की कमी हो जाती है। और कुछ पानी को हम कंटेमिनेट कर देते हैं। कंटेमिनेट का मतलब है दूषित कर देते हैं, उसको हम दूषित, खराब कर देते हैं। जैसे फ़ोटो में दिखा रखा है कि कैसे फैक्ट्री का गंदा पानी जो है उधर वाटर बॉडीज़ के अंदर गिरा रहे हैं। तो इस वजह से भी फिर ये पानी को तो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो फिर पानी की कमी आ जाती है। आगे चलते हैं। तो वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो जो नदियों में पानी हम डाल रहे हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नदी में डालने से पहले इंडस्ट्री से आया, उसमें केमिकल्स हैं, तो एक प्लांट लगा दिया, उसके केमिकल्स को ख़त्म करके तभी वो पानी अगर हम वाटर बॉडीज़ में छोड़ेंगे तो ये हम सारे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है, अगर हम बहुत ही ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें तो इससे भी वाटर को प्रिजर्व करने में मदद मिलेगी, क्योंकि ट्रीज़ हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। वाटर हार्वेस्टिंग करके भी हम पानी को बचा सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कह सकते हैं इसको, रेन वाटर। जैसे बारिश हुई, घरों की छतों पे से पानी वो बिल्कुल साफ है, वो गिरा, पाइप के थ्रू उसको इकट्ठा करके इधर एक लेक में कलेक्ट कर लिया, तो जब भी ज़रूरत हुई इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे रेन वाटर जो कलेक्ट करते हैं इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, और इससे भी हम वाटर को प्रिजर्व कर सकते हैं। जब हम नदियाँ वगैरह खुदाई करते हैं इरिगेशन के लिए खेतों में, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इनकी दीवारें वगैरह लीक ना हो, ताकि पानी वेस्ट ना हो। और एक और मेथड है, वो है ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। इसमें ये एग्जांपल दे रखा ड्रिप इरिगेशन का। इसमें आप नालियों से पानी नहीं लेके आते खेत में, डायरेक्टली पाइप से लाते हैं और वो ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम काफ़ी पानी बचा सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन है जो बिना इंसानों की मदद के अपने आप जो ग्रो करती है, उसको नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब है कितने सारे एनिमल्स जो किसी एरिया में पाए जाते हैं उसको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश की है आपकी बुक में कि एक एग्जीबिशन चल रहा है, उसमें आप देख सकते हैं जूट के बैग्स हैं, केन और बैम्बू आर्टिकल्स हैं। जो चेयर की फ़ोटो दे रखी है, केन चेयर बोलते हैं इसको, मतलब ये बैम्बू से बनी होती है, बैम्बू की स्टिक से। सिल्क का स्कार्फ भी अवेलेबल है। तो मतलब सिल्क जो है वो मलबरी ट्री के ऊपर सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है, फिर उससे सिल्क बनाया जाता है। ये मलबरी ट्री है, ये इसका फ्रूट है, और ये जो है सिल्क वॉर्म्स हैं। तो फिर इसको सिल्क हम बना सकते हैं ऐसे, इन वॉर्म्स को रियर करके, इनको पाल के। तो ये जो इतने सारी नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है, ये बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट करता है। बायोस्फीयर होता है जहाँ कहीं पे भी लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों जहाँ पे मिलते हैं, जो एक जोन क्रिएट होता है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर में ही जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं ये सब पाए जाते हैं। आगे देखते हैं इकोसिस्टम एंड बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं किसी भी एरिया में, ये सारे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम इकोसिस्टम
कहते हैं, और इसमें बैलेंस बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो प्लांट्स हैं इनसे हमें टिम्बर मिलता है, लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और वो सोयल को भी प्रोटेक्ट करते हैं। शेल्टर बेल्ट भी इनको, शेल्टर बेल्ट के रूप में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। लेटेक्स एक सब्सटेंस होता है जो कुछ ट्रीज जो है सिक्रीट करते हैं, जैसे ये इसमें दिखा रखा है, ये लेटेक्स है, ये ऐसे इसको कलेक्ट कर रहे हैं बकेट के अंदर। टर्पेंटाइन ऑयल भी हमें ट्रीज से मिलता है, ये पाइन ट्रीज से मिलता है, और इसको मेडिसिनल पर्पज से यूज़ करते हैं। गम भी ट्रीज से मिलता है, पेपर भी। तो ऐसे जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। वाइल्ड लाइफ के क्या बेनिफिट्स हैं, कोई भी बता देगा कि जो एनिमल्स हैं उनसे हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड मिलती है। हाइड होती है स्किन, पशुओं की स्किन जिसकी जैकेट्स वगैरह बनाते हैं, उनसे हमें ऊन भी मिलती है, जैसे कि भेड़ों से हमें ऊन मिलती है। और प्लांट यहाँ से हमें शहद मिलता है, और कुछ ऐसे भी बर्ड्स हैं जैसे कि वल्चर है, और ये स्कैवेंजर का काम भी करते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को साफ करने का काम भी करते हैं। जैसे एनिमल्स की डेड बॉडी पड़ी है, अदरवाइज़ वो बदबूदार हो जाएगी, तो लेकिन ये जो वल्चर होते हैं ये उसको खा जाते हैं, डिकम्पोज करने में मदद करते हैं, तो एटमॉस्फेयर को साफ रखते हैं, और उसी वजह से इनको स्कैवेंजर भी बोला जाता है। जितने भी एनिमल्स हैं वो कुछ ना कुछ हमारी मदद करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने में। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी, जैसे आप ये कह दो एज चाइल्ड कि जो स्नेक होता है वो इतना डेंजरस होता है, सिंपली एवरीबडी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नेक, किसी को भी खा जाएगा, तो फिर ठीक अच्छी बात है कि सारे स्नेक्स मर जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जैसे स्नेक्स जो हैं चूहों को खाते हैं, और जो चूहे हैं वो अगर स्नेक्स को हमने मार दिया तो चूहे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे और सारी क्रॉप्स को खा जाएंगे, तो फिर सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, तो फिर हम ह्यूमन बींग्स क्या खाएंगे। तो इसलिए स्नेक्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एनिमल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो इकोसिस्टम का बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। स्नेक का दूसरा बेनिफिट बता दूँ, ये डेड स्किन है स्नेक की। स्नेक जो है हमेशा अपने ऊपर से ये जाली उतारता है, इसको डेड स्किन भी बोलते हैं, इसको जाली भी बोलते हैं। तो ये ऐसे कहीं पे भी स्टोन्स वगैरह में पड़ी हुई मिल जाती है, इसको लोग उठा लेते हैं और इसको दवाई के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर आँखों की प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए इसको मैंने गांव में यूज़ करते हुए लोगों को देखा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये जो ट्रीज़ वगैरह हैं, ये किस एरिया में किस टाइप के ग्रो करेंगे। तो इसकी जो वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है कि कैसा उस एरिया का टेम्परेचर है, कैसा वहाँ पे मॉइस्चर है, पानी कितना अवेलेबल है। जो भी मेजर वेजिटेशन है उसको हम 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। फॉरेस्ट कहते हैं, एक कैटेगरी ग्रासलैंड्स की है, एक स्क्रब्स की है, और एक टुंड्रा है। जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ पे गुड क्वालिटी ट्रीज़ होते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, वहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट हो जाते हैं। जहाँ पे मॉइस्चर की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है, वहाँ पे ट्रीज़ की जो हाइट है वो भी कम रह जाती है, फिर ग्रासलैंड्स वाले उस कैटेगरी में आ जाते हैं। वहाँ पे शॉर्ट हाइट वाले ट्रीज़ वहाँ पे मिलेंगे, ग्रासेस वगैरह वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो फिर आगे जो है थर्ड कैटेगरी है थॉर्नी श्रब्स की और स्क्रब्स की। कांटेदार झाड़ियाँ वहाँ पे उगती हैं जहाँ पे बिल्कुल ही ड्राई रीजन होता है, बिल्कुल कम वहाँ पे बारिश होती है, और ऐसे एरियाज़ होते हैं डेजर्ट। तो डेजर्ट में ज़्यादातर ये कांटेदार झाड़ियाँ पाई जा सकती हैं। ये जो डेजर्ट में जो झाड़ियाँ उगती हैं, जो पेड़ उगते हैं, उनकी रूट्स जो हैं बहुत गहरी होती हैं, तो ज़मीन के काफ़ी नीचे से भी पानी यूज़ कर लेते हैं, और उनके जो सरफेस होता है वो थॉर्नी होता है, उनके लीव्स जो होते हैं वो वैक्सी होते हैं, वो वैक्स ज़्यादा होती है, तो इससे जो है मॉइस्चर को वो प्रिवेंट कर पाते हैं और अपना पानी सुरक्षित बचा के रखते हैं ड्राई सीजन में भी। एक टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन होती है। टुंड्रा पोलर एरियाज़ में, जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बिल्कुल ठंडे इलाकों में ये टुंड्रा वेजिटेशन पाई जाती है। इसमें सिर्फ मॉसेस और लिचन्स होते हैं,
ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉरेस्ट को जो है अगर आप फर्दर क्लासीफाई करते हैं, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे, आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों का ये मानना है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कभी पत्ते नहीं गिराते और हमेशा हरे रहते हैं। ऐसा नहीं है। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो सिर्फ हरे दिखते हैं, पत्ते वो भी गिराते हैं, लेकिन वो डिफरेंट सीजन्स में। जैसे एक यहाँ पे फॉरेस्ट है, 1000 ट्रीज हैं, 200 ने एक सीजन में गिरा दिए, 2 ने एक में, 200 ने एक में, तो ये हरा भरा दिखाई देता रहेगा। लेकिन जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो हमेशा ग्रीन नहीं रहते, और जब एक सीज़न आता है जैसे ऑटम, तो वो सारे ट्रीज जो हैं वहाँ पे एकदम से पत्ते अपने गिरा देते हैं। इस वजह से वो सूखा जंगल लगने लग जाता है, इसलिए उनको हम एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं कह सकते। जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट कवर घटता जा रहा है, उसी वजह से जो है एनिमल्स भी डिसअपियर होते जा रहे हैं। तो इसको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी सारी, जो अगर हम वाइल्ड लाइफ को देखते हैं तो काफ़ी सारी स्पीशीज़ जो हैं बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, और कुछ तो बिल्कुल ही एक्सटिंक्शन, कंप्लीटली वैनिश होने वाली हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इनको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये एक्सटिंक्शन की तरफ क्यों बढ़ती जा रही हैं, अपना ये ख़त्म होती क्यों जा रही हैं जो एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं और बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, इसका रीज़न है हम जंगलों को काट रहे हैं। तो जंगल ही कट जाएंगे, ये इनका घर होता है, तो फिर ये कहाँ रहेंगे। सोयल इरोजन भी इसका कारण है, और हम जो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ट्रीज़ काट काट के, ये भी इसका कारण है। कई बार जंगलों में आग लग जाती हैं जो 2-2, 3-3 महीने तक चलती रहती हैं, और जब इतनी लंबी फायर वहाँ पे चलेगी तो इतना धुआं और सफोकेशन होगी, काफ़ी सारे एनिमल्स उसमें मर जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट फायर जो है बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होती हैं। सुनामी की वजह से भी काफ़ी लॉस हो जाती है एनिमल्स की। सुनामी जो है जब ओशियन के सरफेस के अंडर जब अर्थक्वेक आता है, तो जो ओशियन का वाटर है उसमें बहुत ज़्यादा हलचलें पैदा हो जाती हैं, और इसको हम सुनामी बोलते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होता है। लैंडस्लाइड्स की वजह से भी जो वेजिटेशन और एनिमल्स हैं उनको खतरा होता है। पोचिंग भी एक बहुत बड़ा खतरा एनिमल्स के लिए। पोचिंग का मतलब है इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग कि आप पशुओं को मार रहे हो। किस वजह से मार देते हैं लोग पशुओं को, या उनकी स्किन के लिए, फर के लिए, फेदर्स के लिए, सींगों के लिए, दांतों के लिए, हाइड के लिए। हाइड तो स्किन ही होती है, ठीक है। तो जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें मार्केट में, तो इस फ़ायदे के लिए जो है लोग एनिमल्स को मार देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोचिंग। इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं जिनको हम आजकल लोग जिनको मार के पैसा कमाते हैं। टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक, दे आर पोच्ड। सो इनको हम बचा के रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, अगर हम अवेयरनेस लोगों के अंदर क्रिएट कर दें। सरकार ने भी जो है नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ये सब फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। सरकार कंजर्व करती है क्रीक्स और लेक्स और वेटलैंड्स वगैरह को, उससे भी जो है इनकी वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन की कंजर्वेशन में हेल्प मिलती है। इकोसिस्टम के अंदर हमेशा हमें एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, लेकिन हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की, वो ही इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, और जो पशुओं के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उनको डिस्ट्रॉय हम कर देते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, और जो वन महोत्सव जैसे हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं, उससे भी जो है बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। स्टूडेंट्स को हमें इनकरेज करना चाहिए कि बर्ड वॉच करें, पक्षियों को देखें, और जो नेचर में जाके कुछ टाइम स्पेंड करें। इससे ये इसका वैल्यू समझ पाएंगे, और भविष्य में जब ये बच्चे कभी भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होंगे
जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो ये सोच के ही करेंगे कि जो हमने बचपन में देखा है कि ये ट्रीज़ और ये जो बर्ड्स और एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हमें इनका भी ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट करनी चाहिए। और इस प्रकार की डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। काफ़ी देशों ने लॉज भी पास किए हैं पशुओं को और पेड़ों को बचाने के लिए। इंडिया में भी एक लॉ पास किया गया जिसमें आप लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और पीकॉक को नहीं मार सकते। अगर आप इनमें से किसी का भी शिकार करते हैं तो आपको अपराधी माना जाएगा और आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। लास्ट में आपके चैप्टर के ये बता रखा है कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका शॉर्ट फॉर्म है CITES, साइट्स। इसने एक लिस्ट तैयार की है काफ़ी सारी स्पीशीज़ की, बर्ड्स और एनिमल्स की, जिसको इन्होंने बोला कि आप इन बर्ड्स और एनिमल्स का ट्रेड नहीं कर सकते और ये बैन इन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पे साइट से फुल फॉर्म दे रखी है, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि जो ऐसे एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने के खतरे से जूझ रही हैं, आप उनका ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसमें उन्होंने 28,000 प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको प्रोटेक्टेड घोषित कर रखा है, उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। और 5,000 जो है एनिमल्स की स्पीशीज़ को इन्होंने प्रोटेक्टेड घोषित कर रखा है, इसमें भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैं एक्टिविटी बनाती हूँ educandy.com पे, उसको आप कैसे खेल सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इसके नीचे बिल्कुल राइट कॉर्नर में ये निशान है, आप इस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा और ऐसा सीन आपके सामने आएगा। ये डिस्क्रिप्शन खुल गया, उस पर क्लिक करते ही, और ये लिंक्स दे रखे हैं एक्टिविटीज़ के, इनमें से किसी पे भी जब आप क्लिक करते हो तो ये आपके सामने खुलेगा। यहाँ प्ले पे क्लिक करना, यहाँ कोड भरने की कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर। फिर एक बार फिर से आपको प्ले पे क्लिक करने के लिए बोलेंगे, ये आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये एक्टिविटी आपको लग रहा है कि ये जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट से दिखाई नहीं दे रहे, तो आप इसको जूम कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके ये जूम हो जाएगी और आप एक्टिविटी को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can write in comment box. Don't forget to subscribe to my channel and also press the bell icon to get the notifications about my latest videos.